of India, Sayyam 22 lakhs. Highest package of India, Shreya, आपके सामने 22 lakhs. Please give him a big hand. CMA. I am a proud CMA. I am a proud CMA. I'm proud CMA. Proud CMA. Proud CMA. प्राउड CMA। तो आप लोगों को देखो, जब सब लोगों को अवार्ड मिलेगा, सब लोग एक साथ होंगे तो रैंप वॉक रेडी कर लेना। वैसी नहीं, ऐसी वाली है ना, वो नहीं करना, अपने को ऐसे चलना है थोड़ा कि प्राउड है बस, ऐसे नहीं कि जलवा जलवा वो वाला नहीं। नेशन में ऑल इंडिया रैंक 3, इंटर में ऑल इंडिया रैंक 2 और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1। तो 1, 2, 3 3 बार ऑल इंडिया रैंक इन्होंने अचीव करी है। तो पीयूष, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारे घर पे जो आटा आता है वो कौन सी चक्की से आता है? केसरिया बालम आवो नी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे केसरिया पालम आवो नी पधारो नी मारे देश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे साथ में हैं काफ़ी सारे CMA लोग जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुए, वो भी CMA हमारे साथ में बैठे हैं, और कुछ लोग जो प्लेस हो चुके हैं वो भी CMAs हमारे साथ में बैठे हैं। आज इन लोगों से जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है CMA बनने के बाद, और जो लोग प्लेसमेंट हो चुके हैं तो प्लेसमेंट होने के बाद में उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस होता है, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो होपफुली हम इस सेशन को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। जो भी चीज़ें कॉमन होगी हम कोशिश करेंगे उसको हम रिमूव करके जो बेस्ट पॉसिबल हो वही क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएं। CMA से चर्चा सेशन की शुरुआत करने वाले, ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और वो जानना चाहते थे आप लोगों के और भी एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस, आज ऑल इंडिया रैंक 1 से ज़्यादा तो कोई नहीं दे सकता मुझे लगता है, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई रैंक होती ही नहीं है। तो सबसे पहले पीयूष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये रैंक आई तो क्या रैंक की एक्सपेक्टेशन थी क्या ऑल इंडिया रैंक 1 की? मुझे लगता है रैंक की एक्सपेक्टेशन तो आपको होगी, क्योंकि इनकी फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 3, इंटर में ऑल इंडिया रैंक 2 और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1। तो 1, 2, 3 बार ऑल इंडिया रैंक इन्होंने अचीव करी है। तो पीयूष, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारे घर पे जो आटा आता है वो कौन सी चक्की से आता है? सर नॉर्मली आटा आता है, जो सब लोग खाते हैं वही खाता हूँ मैं भी, लेकिन एक आपको केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे मतलब 6 महीने ही रहते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर, जब आप आर्टिकलशिप करके आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने 3 साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है बिल्कुल भी, तो मैं तो टेस्ट ही भूल चुका हूँ उसका। और किसका? रैंक की एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी मेरे को, क्योंकि मेरा CFR का पेपर बहुत बुरा गया था। तो बस ये था कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मेरे को इतना पता टॉप 3 में आ जाएगी रैंक, तो उसमें पास होने पे ही था मेनली बस। अच्छा, ये जब टॉप 3, टॉप 1 जो लोग आते हैं, जैसे 50 भी रैंक होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इतने कम रिजल्ट में हैं, अभी काफ़ी सारे अटैम्प्ट के बाद मैंने ऐसा परसेंटेज रिज़ल्ट देखा है। तो इतने कम रिज़ल्ट परसेंटेज में भी आप रैंक की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप टॉप 3 तक आ सकते हैं, आप ऐसा सोच रहे थे। तो ऐसी क्या चीज़ें आप एग्ज़ाम में करके आते हैं जिससे आपको लगता है कि मेरी रैंक तो आई जाएगी, या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं आप? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ नहीं रहता है उसमें, मतलब आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। मतलब मैंने 4 या 5 दिन की छुट्टी ली होगी अपनी पूरी प्रिपरेशन में,
मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं नहीं पढ़ा। और सेकेंडली सर, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक दिन प्लान करना पड़ता है और आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको 3 महीने रखने हैं रिवीजन के लिए। जैसे मुझे पता था कि मेरे को 2 रिवीजन में 3 महीने लग जाएंगे, तो मैंने उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान किया था मैंने उस हिसाब से। और थर्डली सर, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. मतलब मैं नहीं कह रहा मॉक टेस्ट दो आप, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आप क्लास में सॉल्व करते हैं उसे कम से कम 2-3 टाइम्स खुद से करना चाहिए। जी। सर ये अच्छा, जब आप एंड के 3 मंथ्स पढ़ा करते थे तो कितने आवर्स की पढ़ाई आप जनरली करते थे? 10, 12, 14, 18 कितने आवर्स आप देते थे स्टडी को? सर 8 to 10 आवर्स सफिशिएंट होते हैं, इतना ही कवरेज है बस। 8 to 10 आवर्स ही पढ़ता है AIR1? हाँ मुझे याद है कई लोग जो अटेम्प्ट लग गए हैं या जो पास भी नहीं होते, वो लोग बोलते हैं कि मैं 14 आवर्स पढ़ता था, 18 आवर्स पढ़ता था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उन लोगों में डिस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है कि बीच में मोबाइल फ़ोन ले लेना या कॉल्स पे लग जाना। तो ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन आपके साथ आता था या आप प्योरली 8 to 10 आवर्स स्टडी ही करते थे? सर 8 to 10 आवर्स मेरी प्रोडक्टिव आवर्स स्टडी रहती थी, और मैं वैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ एक्सेप्ट व्हाट्सएप। ओके, तो अभी भी आप किसी भी सोशल मीडिया नहीं। प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है। सो दैट्स ग्रेट। और ऑल इंडिया रैंक 1 लाना और वो भी ऐसे रिजल्ट में, तो हैट्स ऑफ टू यू। अब बात करते हैं, क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? सर अभी ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब हो जाएगा तो ठीक है, वरना ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छा, पैकेज में भी ऑल इंडिया रैंक 1 की उम्मीद है? सर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी। जी, चलिए अपने साथ वो भी बैठे हैं, उनसे ही पूछेंगे जिन्होंने पैकेज में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करा है। तो शिवम सर, मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ आप सवाल पूछिए। पीयूष, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है तो बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे सवाल पूछने के लिए। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी फाइनल की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी, कब आपने उसको ख़त्म किया, और उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी कितने टाइम तक करी और उसमें कितनी कंसिस्टेंसी आपने रखी अपने पढ़ाई को लेकर के, मतलब कितना आवर्स आप पढ़ते थे? तो क्योंकि बच्चों के दिमाग में ही रहता है कि जैसे दिसंबर अटेम्प्ट भरा है तो बच्चों के कोर्स अगर अगस्त में हो रहे हैं, सितंबर में हो रहे हैं, तो वो कब तक कोर्स हो जाने के बाद उनको कितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहिए ताकि वो ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर सकें? सर मैंने मई 22 में तैयारी चालू की थी फाइनल्स की, और उसके बाद 29 मार्च 2023 तक मेरा सिलेबस हो गया था। और फिर अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मंथ्स थे रिवीजन के लिए, और मतलब मैं साथ साथ भी रिवीजन कर लेता था एक तो जिस तरीके से कोचिंग्स चल रही हैं। और उसके बाद 2 रिवीजन्स किए थे मैंने 3 मंथ। तो जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप रिवीजन जब सेल्फ करते थे तो उसमें आपकी कितने आवर्स की स्टडी आप अपने सेल्फ स्टडी में करते थे कम से कम? सर 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स। ओके ओके ओके। जी, अब मैं जानना चाहूँगा, और ऑल इंडिया रैंक 1 है, हालांकि स्टडी में नहीं। अब बात है जो फाइनल अल्टीमेटली जिसके लिए हम ये सारी पढ़ाई कर रहे हैं, और ऑल इंडिया रैंक 1 को भी ये वाली रैंक चाहिए होगी। हालांकि ये बताते हुए मुझे एक खुशी भी, अच्छा भी लग रहा है कि जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 पैकेज हासिल करा है उनकी कोई रैंक नहीं थी। तो विदाउट रैंक इंडिया का हाईएस्ट पैकेज 22 लाख आपने लास्ट स्कोर किया था संयम और श्रेया ने। तो संयम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि क्या 22 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, और कैंपस के 2-3 दिन का एक्सपीरियंस कैसे रहा था? कैसा लग रहा था उस टाइम पे? क्या ये मिल पाएगा या कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है? कैसा लगता है उस टाइम पे? सर 22 लाख की तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन पर यही सोच के गए थे, पॉजिटिव रह के गए थे कि कुछ ना कुछ तो लेके आएंगी। पर अगर जैसे आपने पूछा 3 डेज़ कैसे गए, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और इवन फर्स्ट डे थोड़ा क्राउड कम रहता है, इवन रैंकर्स को सभी ले रहे होते हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट वाले सभी होते हैं। तो रैंकर्स के कारण हमारी उस दिन तो नहीं हुई थी, हमारी प्लेसमेंट उस दिन नहीं हुई। तो इवन जो हमारे साथ में आए थे जयपुर से, हमारे साथ में जो आए थे उनके साथ सबकी हो गई थी। इवन मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, उदेश, ऋषभ, कर्मिष्ठा, इवन नमन, सबकी हो गई थी। हम कुछ ही रह गए थे जिनकी नहीं हुई थी प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा और प्रेशर बढ़ने लग गया था। तो सेकेंड डे आया, तो सेकेंड डे फर्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गया था इरेडा का कि आपकी इरेडा में सिलेक्शन, वो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, तो आपने कल आना है। तो उसी टाइम 10 मिनट के बाद मुझे दोबारा कॉल आई कि वो होल्ड पे चली गई है, वो नहीं आ रही। तो वो कहते कि अगर आपकी दूसरी कोई कंपनी है तो आप जा सकते हो।
तो सेकेंड डे मेरी HSCC में भी शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, तो उसमें 30 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड थे और 30 में से हमारा GD हुआ था वहाँ पर, और उसमें से उन्होंने 5 बच्चे सिलेक्ट किए थे फॉर PI होने के बाद उसके बाद भी 4 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किए, उसमें से मैं था। तो 4 बच्चों में से उनको लेने थे, मतलब सिर्फ 2, उसमें से भी एक की गोदरेज में हो गई थी और 3 रह गए थे, 3 में से उनको 2 चाहिए थे, तो 3 में से 2 सिलेक्ट हो गया, मैं रह गया। तो उस टाइम बहुत डाउट होने लग गया था कि ये क्या हो गया। मैं उस टाइम मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई क्राइड। तो मुझे यही अपने आप पे डाउट होने लग गया था। मैं इवन इंस्टीट्यूट के भी बाहर गया था, मैं साइड पे होकर बहुत रोया। फिर मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, ऐसे हारते नहीं है, पॉजिटिव रहना है। तो यही बस सीखा कि हाँ पॉजिटिव रहना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो थर्ड डे आया, तो सेकंड डे मुझे रात को मुझे दोबारा मेल आती है इरेडा की कि आप दोबारा शॉर्ट लिस्टेड हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उनको शॉर्ट लिस्ट किया था सेकंड डे, उनको बाहर निकाल के मुझे इंक्लूड किया गया था। तो वहाँ से दोबारा मुझे मेल आती है, तो फिर मैं दोबारा गया। इवन ऑल इंडिया रैंक कुछ, मतलब मैं ऑल इंडिया रैंक नहीं लूँगा, इवन उसको भी बाहर निकाल दिया था, आई डोंट नो वाई। तो हमें 6 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया था उसमें, तो उसमें से भी 2 बच्चे नहीं आए थे, शायद उनकी प्लेसमेंट हो चुकी थी। हमें 4 में से हमारी होनी थी उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। तो मेरा लास्ट इंटरव्यू था, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 25 मिनट्स का इंटरव्यू गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, पर साथ में नमन था। तो नमन ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बी पॉजिटिव। तो बस पॉजिटिव रह के बिना किसी की चिंता किए अच्छा दिया और हो गया सर। सो ये पूरी जर्नी से हमको यही दिखता है कि एंड तक उम्मीद नहीं हारनी है। क्या पता लास्ट कदम पर कि 22 भगवान ने लाख पड़े कुछ हो। अगर बहुत अच्छा सोच के रखा होता है हर किसी के लिए। अगर हम सोच रहे हैं हमारे लिए ये है नहीं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा होता है। अगर मैं HSCC में होता मैं 9 लाख के पैकेज पे होता, लेकिन अब मैं 22 लाख के पैकेज पे हूँ। जी, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुन करके। अब मराठी मुलगी, सर मराठी तो नहीं हूँ सर। तो कहाँ से आप श्रेया? सर MP। MP से है। वैसे Yes. आप अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, नहीं शिफ्ट हो नहीं गए? सर, दिल्ली में पोस्ट है क्या, मैं MP से हूँ सर। अच्छा, MP से हैं आप अभी? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अभी मैं चाहूँगा मैम आप श्रेया से जानें कि क्या इनका एक्सपीरियंसेस रहे। श्रेया, आपका एक्सपीरियंस, मतलब CM में आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका क्या था कि आपने स्टार्ट करते टाइम क्या सोचा था कि आप कहाँ तक अचीव करोगे, कैसे क्या लेके आओगे आप? मैम CM में तो मेरे मतलब विजन में ही नहीं था कि मुझे CMA करना है। मैंने जस्ट 12th के बाद क्लेट की प्रिपरेशन करी थी और मुझे शिमला का कॉलेज अलॉट हुआ था, बट घर वालों ने एनी हाउ मना कर दिया जाने से। तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैंने कॉमर्स लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, CA, CS या CMA। CA करने का मन नहीं था, CS बहुत थियोरेटिकल था। फिर मुझे लगा मुझे CMA ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर मैंने CMA ज्वाइन किया। मेरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो अभी मैं जिधर पर आ गई हूँ। मुझे लग रहा था नॉर्मल होगा, जैसे यूजुअल चलता है, होगा, पढ़ाई होगी, कोर्स खत्म होगा और एक प्लेसमेंट हो जाएगा और नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। बट यहाँ तो फिर एंड आते आते सब डिफरेंट ही हो गया। श्रेया, अब आप तो एक अच्छे प्लेस्ड पर आप पैकेज पर आप लग चुके हैं, तो अब मैं आपसे सवाल उन लोगों के लिए पूछना चाहूँगा जो अभी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपने कैंपस प्लेसमेंट के दौरान किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यूज़ दिए, आपने जितनी भी कंपनीज़ में दिए और जिस कंपनी में आपका पैकेज लगा है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपका क्या एक्सपीरियंस है और उसमें क्या आप अपनी एडवाइस करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कैंपस की तैयारी कर रहे हैं? सर सबसे पहले मेरे हिसाब से उन्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ वहीं पर डिपेंड करती है कि जैसे इंटरव्यूअर ने जैसा भी क्वेश्चन पूछा उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब कितने कॉन्फिडेंटली उनको आंसर कर रहे हो। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मोर और लेस वो बेसिक पे ही बात चलती है। मतलब जितने इंटरव्यूज़ होते हैं वो बेसिक के अराउंड ही घूमते हैं, तो आपके जितने बेसिक क्लियर है तो इंटरव्यू उतना अच्छा चला जाएगा। तो आपका ये जो जवाब था कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत एडवांस लेवल पर अपन को स्टडी की आवश्यकता नहीं है और नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर अपने को फोकस करना है। और साथ में अगर आपके सामने अगर मैं बात करूं तो ये दो जो हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों की ऑल इंडिया रैंक नहीं है, बावजूद इनके जो सबसे हाईएस्ट पैकेज हैं वो इंडिया लेवल पर लगे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का कोई रैंक नहीं आया है या जिनको लगता है कि हमारा पहला दिन मौका नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपको डीमोटिवेट
सेट नहीं होना, और आप लोगों के लिए जो कैंपस प्लेसमेंट में अगर हाईएस्ट पैकेज या पैकेज लेने की उम्मीद है वो बन सकती है। जी, तो अभी प्लेस्ड लोगों से तो बात कर लिया, अब बात उनसे करते हैं जो खुद प्लेसमेंट में जाने वाले हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मैं इधर जानना चाहूँगा, चलिए अक्षिता से जानते हैं। सो अक्षिता, आपकी ऑल इंडिया रैंक 7 है यस और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है रैंक आने के बाद में, और क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके, इतना पैकेज मुझे मिलना चाहिए, और थोड़ी सी आपकी CMA जर्नी के बारे में बताइए, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में क्या रिकॉर्ड रहा आपका? सर एक्सपेक्टेशन ऐसे कुछ नहीं है, बस रेंज 15 to 20 lakhs, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और बाकी मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो सबसे पहले तो मेरा था ही नहीं कि मुझे CMA करना है, पर पता नहीं मैंने स्विच कर लिया CA से कि मुझे CMA करना है। मेरी बहन भी एक्चुअली CMA ही है, तो बस मेरी बहन मेरे लिए थी सपोर्टर, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी देखा देख कर लिया। उसके बाद फाउंडेशन में हमारे एग्ज़ाम्स हुए, तब हमारी कोई रैंक नहीं आई थी, पता नहीं उस वक्त क्या था। तो मेरे पास कुछ देर बाद एक लेटर आया था कि मैंने फ़ीमेल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करा है ऑल ओवर इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग हुआ था। फिर इंटर में आई गॉट AIR 31, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो गया था। फिर फाइनल का था कि फ़ाइनल में मेरे पास टाइम कम था थोड़ा, दिसंबर में आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप। उसके बाद मेरे पास 6 महीने थे जिसमें मुझे क्लासेस भी पूरी करनी है और सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो क्लासेस मैंने सम हाउ मार्च या अप्रैल तक पूरी की, और मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम था। मेरा रिवीजन भी एक ही बार हुआ था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि हाँ मेरी रैंक आएगी, क्योंकि इस बार मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी। इंटर में क्योंकि अटैम्प्ट आगे चलता जा रहा था, तो मेरे को था कि मेरे को पढ़ने का बहुत टाइम मिला था, लेकिन फ़ाइनल में ऐसा नहीं था। लेकिन फ़ाइनल में उससे बेटर रैंक आई है, तो बस वही है कि रिवीजन अच्छा करना जी। तो और एक क्वांटिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार ही किया, फिर भी आई गॉट AIR 7। सो फर्स्ट टाइम में आपने ऑल इंडिया रैंक भी लाया, तो एक कंटिन्यूटी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग बोल रहे हैं तो वो कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, चाहे आप कम ही करिए, बट एक कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करके चलेंगे तो होपफुली जो है रैंक ज़रूर आएगी आएगी। और रैंक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें कि रैंक ही लानी है, तो ज़्यादा मुश्किल होती है। आप लोग अगर सीरियस होकर के अपना 100% देंगे तो रैंक अपने आप ही आ जाती है, जितने ज़्यादातर रैंकर्स का यही कहना होता है। थैंक यू वेरी मच अक्षिता। अब मैं दिलीप सर से चाहूँगा, सर इधर की तो बात हो गई, अब बॉयज़ की तरफ चलते हैं जो लोग न्यू अभी प्लेसमेंट के लिए जाने वाले हैं। बात करते हैं अंशुमन से। अंशुमन, अगर बात करें कि स्टडी के साथ साथ हमारे लिए कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, तो स्टडी के साथ आप ऐसी कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज़ करते थे जिससे आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते थे? सर मैं एक्चुअली सेल्फ मोटिवेट तो हमेशा रहता था, कोशिश तो मैं करता ही था। एक्चुअली मेरे 4 अटैम्प्ट लगे हैं, चौथे अटैम्प्ट में मैं क्लियर किया हूँ। हर अटैम्प्ट में मेरे नियर अबाउट मार्क्स होते थे। कभी मैं एक्चुअल किसी सब्जेक्ट की वजह से रुकता था, एग्रीगेट अगर मैं उसमें क्लियर होता तो निकल ही जाता, कभी 188 कभी 187 ऐसे नियर अबाउट पहुंच जाता था। कभी मेरे फिर मैं इससे पहले वाले अटेम्प्ट में मैं बोथ ग्रुप साथ में दिया था। बोथ ग्रुप एक्चुअली मेरी अप्रेंटिसशिप भी चलती थी BL में साथ में, तो मैं वहाँ से 5 बजे तक रूम पे पहुँचता था, 5 बजे तक रूम पे पहुँच जाता था। 6 से 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था नाइट में, तो ये मेरी स्टडी चलती थी बस। तो फिर जी सर, जैसा आपने बताया कि आपने कुछ अटेम्प्ट लगे आपके। जी सर, 4 तो अटेम्प्ट। इनको अपने आप को आपने कैसे सेल्फ मोटिवेट किया? एक्चुअली सर मैं डिसाइड किया था छोड़ना तो है नहीं, क्लियर करना है चाहे जब चाहे जैसे। बात है अगर एक बार पकड़ लिया जी तो सर। एक्चुअली सर ये जब मैं रजिस्ट्रेशन कराया था तो मैं CMA स्टडी सेंटर में क्लास फर्स्ट टाइम लिया था। मुझे लगा वहीं से पढ़ के पास हो जाएंगे। एक्चुअली मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे CMA के बारे में पता ही नहीं था, तो मुझे एक कोचिंग में गया मैं विद्यास्थल में, उन्होंने इसके बारे में बताया, तो मैं जाके रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करा लिया। एक CA आरती से मैम से मिला था मैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, मैं तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया, फिर CMA स्टडी सेंटर ज्वाइन किया। एक सर थे, उन्होंने बताया अब आ गए हैं तो बैक नहीं होना है, तो उसी दिन मैं डिसाइड कर लिया बैक नहीं होना है।
वैसा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखिए ऑल इंडिया रैंक 50 लोकेश अग्रवाल, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और अब आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है वो क्या रहा, और इसके ये करना कितना मैंडेटरी आपके लिए रहा, और इसके अलावा आपने आर्टिकलशिप के दौरान अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? सर मेरी आर्टिकलशिप इंडियन ऑयल से हुई है, बट एक्चुअली क्या था कि 1 साल बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं पूरे साल वेट किया, दैन सडनली रेज्यूमे के लिए मेल वगैरह आया था, तो मैंने अप्लाई किया, दैन इंटरव्यू हुआ, दैन फाइनली क्लियर हो गया। और बेसिकली ये हो पाया क्योंकि मेरी ऑल इंडिया रैंक थी इंटर में, तो फिर मैंने वहाँ पे शुरू करी। दैन वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा, नया सीखा, सैप के बारे में सीखा, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया वहाँ पे, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ चीज़ों का। सर मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आर्टिकलशिप नहीं करते ना उनमें और जो आर्टिकलशिप करते हैं ना उनमें डिफरेंस बहुत ईजीली दिख जाता है, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज वो बहुत अलग अलग होता है। यस सर। और आर्टिकलशिप के साथ आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? सर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता था, मतलब सिर्फ 2 घंटे सुबह पढ़ लेते थे और 1 घंटे शाम को आके पढ़ पाते थे। क्लास कंप्लीट करी थी आर्टिकलशिप पीरियड में, उसके बाद आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई थी फेब में, उसके बाद मैंने रिवीजन शुरू किया था, तब तक मैंने क्लासेस कंप्लीट कर ली थी फेब से पहले। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच लोकेश। अब हम नेक्स्ट ऋषभ के पास चलेंगे, ऋषभ मिश्रा। ऋषभ, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, CMA फैमिली में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ऋषभ, आप है कौन सी सिटी से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ बेसिकली। प्रयागराज से, तो अभी हमारे साथ में अंशुमन भी प्रयागराज से हैं और ऋषभ भी प्रयागराज से है, तो थोड़े दिन पहले काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो अभी न्यूज़ आपके नाम की बनी हुई है अब। तो ऋषभ, आपने जैसे रैंक्स की हम बात करते हैं, देखिए हमारा जो कैंपस बैच है, आई थिंक मैं फर्स्ट सेशन में जब बात कर रहा था तो 18 अटेम्प्ट लगे हुए लोग भी हमारे बैच में हैं, और उससे भी एक ज़्यादा 19 अटेम्प्ट भी किसी के हैं। तो इतने अटेम्प्ट्स भी लोग देते हैं लाइफ के अंदर, बार बार 19 बार किसी एग्ज़ाम को देना और फिर पास करना, हैट्स ऑफ टू देम। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, वो ऑफलाइन हमारे साथ प्रेजेंटेड नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रयागराज जैसी सिटी, जहाँ पर मुझे लगता है कि CMA को लेकर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और लोग इतना जानते भी नहीं हैं, वहाँ से आप आते हैं, तो कैसे ये CMA की जर्नी शुरू हुई? मतलब किसने आपको बताया या खुद सोचा? और जब शुरू करी तो क्या मुश्किलें आपको दिखी? क्योंकि एक स्मॉल सिटी से जो लोग आते हैं इस कोर्स को करने में, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो आपको वो प्रॉब्लम कौन सी फेस करनी पड़ी, और अब आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को ओवरकम करके आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने? तो फर्स्टली जब मैं BCom कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरी एक भैया से मुलाकात हुई जो कि CMA परसू कर रहे थे तब, और वो लखनऊ शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि प्रयागराज में उतना अच्छा स्कोप नहीं था, ना तो ट्रेनिंग की कोई फैसिलिटी थी वहाँ पे कि आर्टिकलशिप आप कर पाओगे। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा ब्रीफ किया था, और उस समय मैं डिसाइड कर रहा था कि मुझे CA करना चाहिए कि CMA करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा डराया कि आप CA करोगे, आपको 10 साल लग जाएंगे और जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये है वो है। तो इतना डरा दिया, तो मैं थोड़ा डर के फिर CMA की तरफ गया कि इसमें जल्दी क्लियर हो जाएगा। और चूँकि मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मुझे ये था कि एक एज पे मुझे एक अर्निंग हो जाएगी, तो मैंने इसीलिए बेसिकली CMA ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे जब मैं फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया, तो एक बहुत ही छोटा सा स्कूल था जिसमें हमारा चैप्टर बना हुआ था इलाहाबाद में। तो मैं वहाँ देखकर बहुत डिमोटिवेट हो गया कि कैसा कोर्स करने जा रहा हूँ, ये तो एक कमरे का चैप्टर है और लोग बताते हैं कि इतना नेम है, इतना फेम है। तो फिर उन्होंने जिस भैया से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, लखनऊ आ जाओ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे चैप्टर का भी एक लेवल अच्छा है और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी भी मिल जाएंगी। तो फिर मैं BCom क्लियर करके, और जब मेरा BCom क्लियर हो गया तो मैं CMA इंटरमीडिएट में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले लिया लखनऊ से। फिर वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई भी करी। और वन थिंग जो मेरी इम्पोर्टेंट रही ड्यूरिंग द CMA कोर्स, कि मेरा आर्टिकलशिप में गैप नहीं है। मैंने जैसे इंटरमीडिएट क्वालिफाई मतलब एग्ज़ाम दिया था, और उसके विद इन अ वीक मैंने एक फ़र्म ज्वाइन कर ली, और वहाँ से लेकर आज तक मेरा एक भी दिन का आर्टिकलशिप में गैप नहीं है।
तो जब मैं CMA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरा भी टारगेट था कि मैं भी रैंक लाऊं। तो मैं उस समय इंडियन ऑयल में काम कर रहा था, तो मेरे को 30 डेज़ का लीव मिला था और मैं 1 टाइम प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिया और SFM में मेरा 25 मार्क्स आया, जिस वजह से मैं बोथ ग्रुप नहीं क्लियर कर पाया था और बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर थे, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से रुक गया था। तो बहुत दुख भी हुआ था क्योंकि मैं 8 घंटे काम भी कर रहा था, फिर सुबह शाम पढ़ाई को मैनेज करना और खाना भी मैं खुद से बनाता था क्योंकि बाहर रहते थे, तो बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन आल्दो जब आप पास आउट होते हो ना तो सारी चीज़ें भूल जाता है आदमी कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो दैट्स द थिंग। जी थैंक यू। चलिए नेक्स्ट अंशु से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, और कारण ये है कि ये भी एक छोटे विलेज से आते हैं और आज CMA बने हैं ये। तो अंशु, आप इस छोटे विलेज से लेकर के आप CMA की जर्नी तक कैसे पहुँचे? आपने CMA सेलेक्ट क्यों किया? कारण क्या था इसका? जब मैंने CMA के बारे में सुना था तो लोग ने बहुत डराया था, मत कर, मैथ्स आती है, ऐसा आता है। तो मुझे कुछ तो करना था, कुछ डिफरेंट करना था। CA तो सब करते, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना था। तो मैंने CMA डिसाइड किया, चलो CMA करते, देखी जाएगी क्या होगा। उसके बाद मैंने किया, इंटरमीडिएट क्लियर हो गई। मुझे करनी थी इंटर्नशिप कोई अच्छी जगह से। मैंने जयपुर में किया इंटर्नशिप का ट्राई, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं मुंबई गई, फिर मुंबई जाके इंटर्नशिप की तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स, इंटर्नशिप में फ़ाइनल की तैयारी करना बहुत सारा टफ हो जाता है। तो सुबह उठ के पढ़ो और आके पढ़ो, तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बस आपको जो करना है ना, आपको उसके लिए ज़िद करनी पड़ेगी। अगर ज़िद नहीं करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। बस। हाँ जी, तो अंशु, अब आप जो हैं अभी प्लेस CMA हैं और अब आप अपना जो वर्किंग कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी में है आपकी? अभी वेदांता के अंदर। और आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो अब आप मुझे अपना जो कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है, जिसमें आप कितने बजे आप जाते हैं, कितना आपका वर्कलोड रहता है और क्या आपका टाइमिंग रहता है, उस काम को कैसे मैनेज करते हो, इसके अलावा आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें करते हैं उस अपने वर्किंग लाइफ के दौरान, उनके बारे में आप कुछ बातें बताएं। एक बार बाड़मेर लोकेशन सुन के तो बहुत अजीब लगा था। बाड़मेर लोकेशन पता नहीं कहाँ पटक दिया मुझे। उसके बाद जब गई तो सब कुछ बहुत डिफरेंट था। मतलब उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना रखी थी जो बहुत प्यारी है। मतलब और वर्किंग लाइफ तो बहुत अच्छी है। उन्होंने मतलब खाने पीने का भी बहुत, सब कुछ सिस्टम बहुत सही है और ऑफिस भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। ऐसे लग नहीं रहा कि आप ऐसी लोकेशन में हो। तो ऑफिस भी काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मुझे दे रखी उन्होंने। मतलब जिम, TT, मतलब गेम्स वेम सब कुछ ऑल टू ऑल। मतलब जो भी आता है ना पैसे, वो सीधा आपके पॉकेट में जाता है। तो काफ़ी अच्छा है। वर्कलोड अभी तो कुछ नहीं लगा मुझे और काम भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जितना पढ़ते हैं और जो देख रहे एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है। मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूर हो जाती है। तो काम बहुत अलग है। जो पढ़ा वो यूज़ तो आ रहा है पर बहुत डिफरेंट है। ओके, तो अब मैं इधर दीक्षा से जानना चाहूँगा। दीक्षा, आप अभी नेस्ले में वर्किंग है, तो नेस्ले में आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसा वर्क कल्चर है, और थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में जल्दी से ये बताइएगा, आपको नेस्ले में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे इंटरव्यू में? इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में सारा फर्स्ट राउंड जो हुआ था, पहले रिटन टेस्ट हुआ था, देन 2 राउंड इंटरव्यूज़ के हुए थे। फर्स्ट राउंड में इट वाज ऑल अबाउट माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड माय एजुकेशन, दैट्स इट। देन सेकंड राउंड में जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, ही इज़ करंटली माय बॉस। सो ही आस्क्ड मी अबाउट Excel and its formulas and costing because this is what my profile is all about. तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कुछ फॉर्मूला पूछा था उन्होंने मुझसे। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे नहीं आता है स्ट्रेट अवे। मैं तो देन आई सॉ द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बट आई मेड हिम रियलाइज़ कि मैं सीख लूँगी। ऐसा नहीं है कि सबको आता हो, बट देयर वुड बी पीपल इन योर टीम जिनको नहीं आता हो, बट आफ्टर गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सेल पे तो उनको आ जाएगा। तो आई थिंक ही फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड ही सिलेक्टेड मी। और फिर मुझे मेरे टीममेट से और मेरी जो सुपरवाइज़र है उनसे सुनने को मिला दैट आई वाज सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस अमंग्स द कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड इन दैट दिल्ली कैंपस। तो अभी तक नेस्ले में मुझे 2.5 मंथ्स हुए हैं और नेस्ले इज़ एन अमेजिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ द वर्क कल्चर और जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं।
तो आई एम रियली वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैं नेस्ले में सेलेक्ट हुई हूँ. तो द एक्सपीरियंस सो फार इज़ वेरी गुड. थैंक यू. ओके, थैंक यू. सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? सर, वर्किंग एक्सपीरियंस में कहूँ तो ये पहला मेरा है जो मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ. मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी फर्म में की थी, 2 अलग अलग फर्म में किए थे. तो वहाँ पे जो काम सीखा उससे पूरा टोटली डिफरेंट काम है कॉर्पोरेट ऑफिस में. मीन्स कि ना आप एज अ जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दी उस पार्ट पे जा रहे हो जहाँ पे आपको है ना आपसे सीनियर आपको सिखा रहे हैं सब. ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले मिथ था कि तो मैं ना सब सीख के जाना है, सैप सीख के जाना है, एक्सेल सीख के जाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर ए कम इन अ कंपनी तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, कहीं 6 महीने का होता है, वो तुम्हें प्रॉपर सिखाते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि काम नहीं करोगे तो ऐसे निकाल देंगे, नहीं, तुम्हें प्रॉपर ट्रेन करेंगे और पूरे काम सिखाएंगे इस चीज़ के लिए और गाइडेंस देंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तुम्हारी और बेटर करेंगे. अच्छा, मेरा आप सभी से पहले तो एक बात ये है, कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट रहा जो उसने हिंदी मीडियम से अपना एजुकेशन किया और हिंदी मीडियम से अपना एग्ज़ाम दिया हो CMA के अंदर? कोई स्टूडेंट नहीं है ना, तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं. फिर ऐसा कोई स्टूडेंट जो 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हो फिर उसने अपनी एंट्री ली हो, आपसे क्वेश्चन आ चुके हैं ना? इसके अलावा और कोई कुछ नहीं है. चलो, ब्रिजेश. हाँ जी, तो ब्रिजेश से सवाल अब मैं करूँगा. एक बार आप. चलिए ब्रिजेश, अब बात करते हैं आपके जो आपने अपनी जर्नी CMA की जो स्टार्ट करी थी. आप अपनी CMA जर्नी के बारे में एक बार आप बताएं कि आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया था कि आपने ग्रेजुएशन के बाद इंटर लेवल से आपने एंट्री ली थी, कब से आपने ली, इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस पूरी CMA जर्नी का रहा वो क्या रहा? फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, आपके जो अटैम्प्ट लगे अगर मान लीजिए, तो आपने वो क्या एक्सपीरियंस है उस सारी चीज़ों के बारे में एक बार आपको बताना. ओके, मेरी जो 12th थी वो 2019 में कंप्लीट हुई थी. तो मेरे जो ब्रदर थे उन्होंने बोला था उन्होंने बोला था कि CMA परस्यू करने के लिए. तो मैंने CMA के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर मैंने दिसंबर 19 में फाउंडेशन का पेपर दिया. उसके बाद मैं क्लियर हो गया था. फिर मैंने अक्षय सर के पास ही DT की पूरी क्लासेस ली थी इंटर की. फिर हमारा MCQ में पेपर पैटर्न था, तो उसमें आई थिंक जून 20 में उसका अटैम्प्ट था, वो क्लियर करा. फिर आई हैव जॉइन माय आर्टिकलशिप इंटर्नशिप जयपुर से हमसे करी थी मैंने. और फिर फाइनल की क्लासेस ली और लास्ट दिसंबर 22 में अटैम्प्ट था. तो उसमें मैं एक ग्रुप में क्लियर हो गया था, एक ग्रुप में फेल हो गया था बिकॉज मेरे को 8 मार्क्स से कम से रह गया था, तो बहुत दुख हुआ. फिर मैंने अक्षय सर से भी बात करी, फिर उन सर ने मोटिवेट करा मेरे को कि फिर से करो. फिर मैं अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप 4 दिया, उसमें आई हैव सिक्योर 234 मार्क्स आए और फिर मैं क्लियर हो गया. और फिर मैंने कैंपस के लिए अक्षय सर के लिए ज्वाइन कर लिया. ओके, अब आपकी अपने कैंपस से एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना आपको एक्सपेक्ट है अपने कैंपस से? बेसिकली सर, जैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट है तो कैंपस से ये है कि 10 to 11 लाख पैकेज. ओके. थैंक यू सर. ओके, अब सर काफ़ी टाइम हमको हो चुका है. एक लास्ट क्वेश्चन मैं इधर से लेना चाहूँगा, तो गर्ल्स गैंग की तरफ से, क्योंकि एक जोड़ी बना के बैठे हो, एक तरफ बॉयज़ गैंग, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़. तो इधर मैं हर्षिता से पूछना चाहूँगा. सो हर्षिता, आपकी जो CMA जर्नी रही है वो कैसी रही है? मतलब फाउंडेशन इंटर फाइनल किया आपने या इंटर फाइनल, क्या उसमें कोई अटेम्प्ट आपका लगा, कैसी रही उसमें? सर जर्नी काफ़ी अच्छी रही है. फाउंडेशन और इंटर में मेरा सिंगल अटैम्प्ट में हो गया था, बट फाइनल में आते आते मेरा एक अटैम्प्ट लग गया. फ़ाइनल में जून में मैंने जून में अटैम्प्ट दिया था, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया था. उस टाइम पे मेरी आइज़ का ऑपरेशन भी हुआ था, तो इसलिए मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी. बट मैंने एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी भर दिया था, तो मुझे लगा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, तो मैंने पेपर दे दिया, बट वो नहीं हुआ. फिर दिसंबर में मैंने एक सिंगल ग्रुप दिया था, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग का कुछ ईमेल वगैरह नहीं आया था IOTP का, तो उस वजह से. एंड देन फिर जून में मैंने अब ये 3rd ग्रुप दिया और वो क्लियर हो गया. ओके, थैंक यू. सो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक एक्टिविटी है जो सबको करनी है, क्योंकि ये अब एक प्राउड मोमेंट है और मैं कैमरा में चाहूँगा कि सब कैप्चर हो. आप लोगों को
आप खुद का नाम बोलना है, जैसे आई एम CMA अक्षय सेन, आई एम ए प्राउड CMA। तो आपको भी इसी तरीके से खुद का नाम बोलना है, क्योंकि आपको भी एक फ़ील आना चाहिए। हालांकि आप लोग स्टेज पर आएंगे, तो हम शुरुआत करते हैं इधर से। आप सभी लोगों को बोलना है एक एक बार, और एक बार प्राउड से बोलना है आपका नाम, आई एम CMA सो एंड सो एंड आई एम ए प्राउड CMA, ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि CMA कोर्स जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान ऐसे ही हो जाता है। रिज़ल्ट परसेंटेज वैसे ही पता चल रहा है, और कई लोगों को अटैम्प्ट लगते हैं, और पैकेज भी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी इसके अंदर है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि एटलीस्ट आप 3 से 4-5 लोगों को बताएं ये CMA कोर्स क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि आज भी ये लोगों से हिडन है। और लोग अगर इसके बारे में जाने तो जितने अच्छे प्लेसमेंट इसके अंदर है और जितना कम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, वो आज MBA जैसे कोर्सेज़ में पब्लिक जाती है, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न उतना नहीं है। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में बात करें। चलिए शुरू करते हैं इधर से, कशिश से, गोयल से। चलिए शुरू करिए। आई एम ए CMA कशिश गोयल एंड आई एम प्राउड CMA। आई एम CMA खुशी गोयल एंड आई एम ए प्राउड CMA। I am a CMA Gitika Asnani and I am a proud CMA. I am CMA Harshita Bansal and I am proud CMA. जोर से, थोड़ा जोर से, जोश से। My name is CMA Akshita Gupta and I am a proud CMA. I am CMA Shubhangi Acharya and I am a proud CMA. I am Khushi Jain, I am a proud CMA. I am CMA Disha Sharma and I am a proud CMA. प्राउड से। I am a CMA Dikshita Agarwal and I am a proud CMA. I am CMA Shreya Tambrkar and I am a proud CMA. I am CMA Sayyam Sachdeva and I am a proud CMA. I am CMA Chirayu Khandelwal and I am a proud CMA. I am Anshul Garg, I am proud CMA. My name is Sahil Lata and I am a proud CMA. I am CMA Anshu and I am a proud CMA. My name is Saur Gupta and I am a proud CMA. I am a proud CMA. My name is CMA Piyush Gupta. My name is CMA Rishabh Misra. I am a proud CMA. I am CMA Aryan Jain and I am a proud CMA. I am CMA Akash Yadav and I am a proud CMA. It's CMA Lukesh Agarwal and I am a proud CMA. I am a CMA Samir Shrimal and I am proud CMA. My name is Devesh Kumar, CMA Devesh Kumar, sorry, and I am very proud CMA. I am Sandeep Bhati and a proud CMA also. I am CMA Brijesh Natani and I am proud CMA. I am CMA Yasraj Sen and I am to be proud CMA. I am CMA Anshuman Singh. I am proud CMA. ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा जोश से बोलते हैं। आई एम CMA अक्षय सेन है, आई एम प्राउड CMA। तो प्राउड होना भी चाहिए। क्या होता है, ये आप लोगों के कैंपस में काम आएगी। आपकी लाइंस और आपके एक्सप्रेशन और आपकी वॉइस मैच होनी चाहिए। आप बोल रहे प्राउड, आई एम प्राउड CMA, लग ऐसे रहा है जैसे कोई बहुत बोझ डाल दिया हो किसी के ऊपर। तो जब आप कोई प्राउड की चीज़ बोल रहे हैं तो बोलना और दिखाना भी वैसे ही होता है। आपके वर्ड्स एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच होनी चाहिए। जो प्लेस हो गए वो तो हो गए, बट जिन लोगों को अभी होना है तो ये ध्यान रखिए कि जो आप बोल रहे हैं और जो आप बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, दैट शुड मैच। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अभी थोड़ा एन्जॉयमेंट करिए आप लोग, फिर अपन यहीं पर मिलेंगे और अपना अवार्ड फंक्शन एंड बाकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होगी। और जो एक्टिविटीज़ जो होने वाली है, आई एम श्योर कि ऐसी चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होगी इस लेवल की, और ऐसी चीज़ें होने वाली। वो तो आप लोगों को देखो, जब सब लोगों को अवार्ड मिलेगा, सब लोग एक साथ होंगे तो रैंप वॉक रेडी कर लेना। वैसी नहीं, ऐसी वाली है ना, वो नहीं करना अपने को, ऐसे चलना है थोड़ा कि प्राउड है बस, ऐसे नहीं कि जलवा जलवा वो अलग नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए।